Good morning, students. Welcome back to your online classes of Geeta Global School Class 8 Science subject. My name is Surbi Bharadwaj. In our last class, we have already done this chapter. In this chapter, we are given some introduction of crops. What are crops? The steps of growing crops. वॉट आर द स्टेप्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये हमने पढ़ लिया था. क्या करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में? उसको टिलिंग करते हैं या फिर प्लोइंग करते हैं कि नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाए और जिससे जो हमारी सॉइल है वो थोड़ा लूजन अप हो जाए, ढीली हो जाए थोड़ी सी, जिससे कि उसमें एयर अच्छे से आ सके. एयर अच्छे से आ जाएगी, ढीली हो जाएगी तो उसमें सीड अच्छे से जा पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ सोइंग, जिसका मतलब होता है बीज डालना मिट्टी में. हमने मिट्टी को लूजन अप कर दिया फर्स्ट स्टेप में. उसके बाद हमने बीज डाला. पहले मेथड होता था बीज डालने का, वो क्या होता था? वो ट्रेडिशनल मेथड होता था विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल क्या होता था? ये आपका ट्रेडिशनल टूल था जिसमें ये एक फनल टाइप शेप का एक टूल होता था जो आपका बैल होते थे उनके साथ में ये कनेक्टेड होता था ये टूल, और उसमें जो फार्मर्स होते थे वो एक एक करके बीज डालते जाते थे. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि जो सीड है वो बहुत ऊपर रह जाता था, बहुत अंदर नहीं जा पाता था, जिससे जो बर्ड्स होते थे वो सीड्स को ले जाते थे. बट अब ये हमारा एक टेक्निकल नया मेथड आया था. उस मेथड में क्या हुआ? जो सीड्स की ड्रिल होती है, ये ड्रिल मशीन होती थी, इसे ट्रैक्टर से या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से कनेक्ट करते थे. ये आगे चलता जाएगा, लूजन अप करता जाएगा और सीड को अंदर डालता जाएगा, जिससे सीड बहुत अंदर तक चला जाता. बर्ड्स भी नहीं लेके जाते थे. बर्ड्स नहीं लेके जाएंगे तो सीड को अच्छे से प्रॉपरली एयर मिल जाएगा, वाटर मिलेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. नेक्स्ट इसमें था हमारा जो स्टेप्स था वो था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स. अब हमने मैन्योर फर्टिलाइज़र्स भी पढ़े थे कि दोनों में अंतर क्या होता है. मैन्योर तो होती है जो हमारी ऑर्गेनिक खाद जिसे बोलते हैं, कि हमें जो जानवरों के गोबर वगैरह और चीज़ों से या फिर सड़े गले पेड़ पौधों से हमें जो खाद मिलती है वो होती है मैन्योर. ये नेचुरल चीज़ होती है, जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको ज़रूरत होती है इसको ग्रो करने के लिए. फिर होते हैं हमारे फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? ये हमारे ऑर्गेनिक नहीं होते, मैन मेड केमिकल्स होते हैं या फिर ऐसे केमिकल्स होते हैं ये जो इंसान बनाता है, और ये जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको बढ़ने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं. इधर हमें इस पेज पे दिया हुआ था मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंस क्या होता है. मेन डिफरेंस था, फर्टिलाइज़र्स मैन मेड होते थे बट जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है, हमारा नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलता है. फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, बट मैन्योर क्या होते हैं? वो फील्ड्स में तैयार हो जाते हैं. खाद जो होती है वो अपने आप बन जाती है, नेचुरल खाद होती है. फर्टिलाइज़र्स जो होती है उनमें कोई भी ह्यूमस नहीं होता, बट मैन्योर जो होता है वो ह्यूमस से ही बनता है मेनली. फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं उनमें, जैसे कि फॉस्फोरस, पोटेशियम, न्यूट्रिएंट्स होते हैं अलग अलग, बट मैन्योर में कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट ये नेचुरल होते हैं. अब आगे हमें पढ़ना है आज इरिगेशन से. इरिगेशन मतलब सिंचाई क्या होती है? हमारी क्रॉप्स में पानी देना. क्रॉप्स में पानी देने के कौन कौन से तरीके होते हैं आपने देखे होंगे अपने आसपास. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इरिगेशन होता क्या है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन. मतलब कि हमारे जो क्रॉप्स हैं उनमें एक टाइम टू टाइम जितनी बार उनको चाहिए उतने इंटरवल के बाद में पानी देना क्या होता है? हमारा इरिगेशन होता है. इरिगेशन द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. मतलब कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग पानी चाहिए होता है. जैसे कि आपने सुना होगा, अगर आपके गांव में खेत वगैरह हैं तो उसमें आपने सुना होगा कि गेहूं की फसल को 4-5 पानी चाहिए होते हैं, बाजरे की फसल का 1 पानी में काम हो जाता है. उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि कई क्रॉप्स हमारी ऐसी होती हैं जिनको पानी की ज़रूरत कम होती है, तो उनको बहुत सारे इंटरवल के बाद, मतलब कि बहुत टाइम बाद पानी चाहिए होता है, या फिर आप एक बार उनमें इरिगेशन करके उनमें पानी दे के काम चला सकते हो. बट कई क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको पानी की क्वांटिटी बहुत चाहिए होती है, उनको बढ़ने के लिए, उनको अच्छा होने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो उनमें बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली पानी डलता है. सॉइल टू सॉइल एंड सीज़न टू सीज़न. अब एक
नॉर्मल सी चीज़ है। अगर हम रेनी सीज़न में कोई क्रॉप अगर हम लगा रहे हैं, कोई क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हमें वाटर कम चाहिए होगा, इरीगेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बारिश से उसमें ऑलरेडी इरीगेशन हो जाएगा। सॉइल टू सॉइल, अगर किसी सॉइल में वाटर क्वांटिटी अच्छी है तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा पानी देने की, बट अगर किसी में वाटर क्वांटिटी कम है तो आपको पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। इन समर सीज़न द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। पानी देने का ज़रूरत कब ज़्यादा पड़ती है? समर में। हम भी तो समर में ज़्यादा पानी पीते हैं, सेम ऐसे ही क्रॉप्स को भी ज़्यादा पानी चाहिए होता है। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो एवोपरेशन होता है, वाटर एवापोरेशन होता है हमारी सॉइल से, वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको समर में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। अब इरीगेशन के सोर्सेज क्या होते हैं? वही जो वाटर के रिसोर्सेज होंगे, वो सारे सोर्स होंगे इरीगेशन के, जैसे कि वेल्स, आपके कुएँ, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम एंड कैनल्स। ये सारे हमारे इरीगेशन के सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है। अब आपको उसमें बुक में पिक्चर्स में भी दिखाया है कि जो आपके कुओं से पानी कैसे डालते हैं कुओं से पानी, कि नालियाँ बना दी जाती हैं, और वहाँ से फार्मर क्या करेगा? फार्मर करता है कि कुएं से पानी निकालता जाएगा, उन नालियों में पानी बहाता जाएगा, जिससे क्रॉप्स में पानी जाता जाता है। बट ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक आदमी चाहिए जो पानी लगातार कुएं से निकालता रहे, कुएं से पानी निकालेगा और उसके बाद पानी की सप्लाई करेगा हमारे फील्ड्स में। नेक्स्ट मेथड होता है चेन पंप मेथड। इसमें एक मोटर मतलब कि चेन से कनेक्ट कर दी जाती है, वहाँ से वो लगातार, इसमें आपको जैसे दिखा रखा है, ये जो व्हील है इसमें एक चेन कनेक्टेड है और ऊपर इसमें एक बकेट बांध रखी है, तो ये नीचे से पानी लेती जाएगी बकेट, और ऊपर से जैसे ही ऊपर आएगी वो पानी गिराती जाएगी। तो ये एक चेन सिस्टम से चलता जाता है, तो इसमें कम मेहनत लगती है थोड़ी। उसके बाद नेक्स्ट मेथड इसमें दिखा रखा है कि देख ली मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में एक बकेट से पानी निकालेंगे और उसके बाद उसमें वही इसमें मैन पावर बहुत लग रही है और रहट चलती है। रहट में क्या करता है? रहट में एनिमल्स को यूज़ करते थे। एनिमल्स जो होते थे, अब वो इसको ये पुल करते जाएंगे, इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे, इसको गोल गोल घुमाएंगे, तो ये जो व्हील है ये गोल घूमेगा, तो इसमें जो बकेट्स बनी हुई है नीचे से पानी लेके आएंगे और ऊपर आके पानी गिराती जाएंगी। तो इन सब में या तो ह्यूमन एफर्ट लगता था, ह्यूमन एफर्ट नहीं तो एनिमल एफर्ट लगता था। बट अब क्या होता है? अब जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं वो क्या है? मॉडर्न मेथड्स में पहला आता है हमारा स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में क्या होगा? ये कनेक्ट किया, एक मोटर कनेक्ट किया हमारे वेल से मोटर कनेक्ट करने के बाद क्या किया? पाइप सिस्टम लगाया, आपके कनेक्ट कर दिया पूरा फील्ड में, और फिर क्या किया? वहाँ पे कई बीच में स्प्रिंकलर्स लगा दिए, फव्वारे लगा दिए, और वो स्प्रिंकल कर करके पानी, उसमें पानी देते हैं क्रॉप्स में। इरीगेशन स्प्रिंकल करके होता है। तो अब जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड से, उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी? उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जो आपका पानी है वो पानी ज़्यादा यूज़ में नहीं आ पाता, क्योंकि एक संग फ्लो में पानी जाएगा तो पानी बह जाएगा। बट इसमें क्या होता है? इसमें बूंद बूंद करके पानी जाता है, और बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर पानी जाएगा तो जो हमारी सॉइल है वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी पानी को, और क्रॉप हमारी बहुत हेल्दीली ग्रो करेंगी। दूसरा होता है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? ड्रिप सिस्टम में हमारा जो वाटरफॉल से जो पानी जाएगा, उसमें जो वाटर होता है वो ड्रॉप टू ड्रॉप जाता है हमारे क्रॉप्स के लिए। कैसे होता है ड्रिप सिस्टम, कैसे काम करता है? ये आपको इसमें पिक्चर दी हुई है कि मोटर लगा रखी है हमारी कुएं में, वेल में मोटर लगा रखी है, और इसमें जो स्प्रिंकलर में तो क्या था, ऊपर स्प्रिंकलर्स ऐड कर रखे थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नीचे पाइपलाइन ही जोड़ते हैं पूरे आपके फील्ड में, और उससे बूंद बूंद करके पानी निकलता है। सिर्फ बूंद बूंद करके पानी निकलेगा तो बहुत अच्छे से क्रॉप जो है उसको अब्जॉर्ब कर पाएंगी पानी को, जो सॉइल है बहुत अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर पाएगी, और उससे ना तो वाटर वेस्ट होगा, बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होगा, जितना वाटर है वो सारा क्रॉप्स को अच्छे से काम आता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप।
हमने इरिगेशन का सबसे पहले हमने क्या किया, सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर हमने सीड्स डाले, उसके बाद हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड किए, उसके बाद क्या किया, हमने इरिगेशन किया, मतलब कि पानी दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। हम देखते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के साथ में कई छोटे छोटे ऐसे पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और ना हमने वो उगाए होते हैं, नेचुरली वो उगते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं वीड्स। अब इनसे हमें नुकसान क्या है, वीड्स से हमें नुकसान ये होता है कि जो फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर हम ऐड कर रहे हैं हमारी वीड्स के लिए, या फिर जो हम पानी दे रहे हैं क्रॉप्स के लिए, तो उनको क्या करेंगे, उनको ये अब्सॉर्ब कर लेंगे, वीड्स अब्सॉर्ब कर लेंगे, और हमारी क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिएंट्स की और वाटर की कमी हो जाएगी, कमी रह जाएगी, तो वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें हमारे जो फील्ड है उसमें हमारे क्रॉप के साथ में जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं इनको हटाना ज़रूरी होता है। सो रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें हम वीड को हटाते हैं उसे बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। क्यों कंपलसरी होती है वीडिंग, क्योंकि जो ये वीड्स होते हैं ये हमारे क्रॉप्स के साथ compete करते हैं, मतलब कि उनके साथ ये समझते हैं, ये मानते हैं, या फिर जो हमारी प्लांट्स के लिए ज़रूरी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट होती है उसको ये भी साथ में अब्जॉर्व करते रहते हैं, तो हमारी क्रॉप्स के लिए कमी हो जाती है। दस दे इफ़ेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो इससे हमारे जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होती है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human being। और कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ वीड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो हमारी क्रॉप्स के साथ में कट जाते हैं, और वो पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स और हमारे लिए भी, सबके लिए वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको हटाना ज़रूरी होता है। अब कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे वीड्स रिमूवल। तो फार्मर्स बहुत सारे तरीके अडॉप्ट करता है वीड्स रिमूवल के लिए। पहला होता है टिलिंग। टिलिंग का मतलब जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, उनको उखाड़ना, उसमें उनकी रूट्स में से निकालना। तो ये किसकी मदद से होता है, खुरपी की मदद से होता है। इसमें फार्मर क्या करता है कि उनको जड़ से खोदने की कोशिश करता है, मैनुअल ये काम होता है, मतलब कि फार्मर्स को हाथ से ये काम करना होता है। वो क्या करते हैं, उनको जड़ से खोदते हैं, खोद के उन्हें बाहर निकालते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत लगता है इस काम में। दूसरा मेथड क्या होता है, वीडीसाइड्स यूज़ करने का, मतलब कि ऐसे केमिकल्स यूज़ करना जिनकी मदद से वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएं, वीड सारे अपने आप ख़त्म हो जाएं। इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं 2 और 4D, ये वीडीसाइड्स के नाम है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड। ये इनको स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में वीड्स को ख़त्म करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। इनसे क्रॉप्स को कोई खतरा नहीं होता, सिर्फ वीड्स ख़त्म होते हैं। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। इनको क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा है इस फार्मर ने पीछे एक बांध रखा है, बैग टाइप का है, टैंक टाइप का बांध रखा है, तो इसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में वीडीसाइड को ऐड करते हैं वाटर के साथ में डाइल्यूट करके, और उसके बाद स्प्रेयर से, ये इसके पास स्प्रेयर है, ये स्प्रे कर रहा है, इससे पूरे हमारे फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, जिससे जो वीडीसाइड्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स से, 2 मेथड्स से इसके, एक तो मैनुअल मेथड जिसमें खुरपी की मदद से उनको खोद के निकालते हैं, और दूसरा मेथड था इसका वीडीसाइड्स यूज़ करके, केमिकल्स यूज़ करके उनको वाटर के साथ डाइल्यूट करके स्प्रे करना, जिससे क्रॉप्स के साथ अपने आप ही ख़त्म हो जाए, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप की कटिंग करना। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब कि जब हमारी फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसके बाद उसे काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को या तो खींचते हैं, उखाड़ के निकालते हैं, या फिर उनको ग्राउंड के पास से कट कर देते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ्स फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। आपकी अगर कोई अनाज की फसल है तो उसे 3 से 4 महीने लगते हैं पकने के लिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल हार्वेस्टर। ये सिकल
ये आपने देखा होगा अपने फील्ड्स वगैरह में। तो या तो इस सिकल की मदद से होती है या फिर मशीन्स की मदद से होती है, जिसको मशीन को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ, मतलब कि जो आपने फसल काटी है उसमें से हमें बीज निकालना ज़रूरी होता है। आपके जो बाकी का उसमें जो बाली हो या फिर कुछ भी हो, उसमें से बीज को अलग करना ज़रूरी होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। आपने थ्रेशर देखा होगा, इसमें क्या करते हैं, जो फसल होती है पूरी की पूरी जो हमने काट के निकाली है, उसे काटा है तो थ्रेशर में डाला तो उसका सीड अलग हो जाता है, उसका कचरा अलग हो जाता है। और ये किसकी मदद से होता है, थ्रेशर की मदद से होता है। ये हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों के काम आ जाती है ये मशीन। उसके बाद जो हमारे छोटे फार्मर्स होते हैं, जिनके पास ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है उसके फसल के लिए, या फिर लैंड बहुत छोटा है उनके पास, तो वो ये काम विनोविंग से करते हैं। जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा विनोविंग क्या होता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही जैसे हार्वेस्टर है तो बहुत बड़ी मशीन आती है, बट ये बहुत छोटी सी मशीन होती है, बहुत सस्ती मशीन होती है, और इसकी मदद से जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो इजीली हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग का काम कर लेते हैं। लास्ट हमारी इसमें जो हमारी पूरा जो प्रोसेस थी उसका लास्ट क्या है स्टेज, स्टोरेज। अगर आपने क्रॉप अपनी काट ली है, काट के तैयार कर लिए, तो स्टोर भी तो करना पड़ेगा कहीं, उसको कीड़ों से बचाना पड़ेगा जब तक वो बिके नहीं, या फिर जब तक आप उसे यूज़ में ना लो। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कीड़े लग जाएंगे ढंग से आप उसको स्टोर नहीं करोगे तो। इफ़ हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आपको लंबे टाइम के लिए अगर वो रखने हैं तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको मॉइस्चर से बचाना होगा। मॉइस्चर से मतलब कि नमी से बचाना होगा, नहीं तो अगर नमी से नहीं बचाओगे तो क्या होगा, इंसेक्ट्स हो जाएंगे, वहाँ पे कीड़े पड़ जाएंगे आपके अनाज में, चूहे खा जाएंगे, नहीं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और वो अनाज आपका ख़राब हो जाएगा। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, आपका भी खेत से अनाज आया है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, और उनको सुखाए बिना अगर आप उन्हें स्टोर कर दोगे तो दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। तो क्या होगा, जो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएगा अनाज और आप उसे यूज़ नहीं कर पाओगे। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, तो उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उन्हें सुखाना पड़ता है जिससे कि उनका जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और इससे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनसे हम हमारे फसल को बचा सकते हैं। अब आपको इन पिक्चर्स में दिखा रखा है इनको स्टोर करना। ये तो हमारे घर में हम नॉर्मली ऐसे गनी बैग्स में या फिर बोरों में पैक करके रखते हैं, और ये बड़े बड़े स्टोर्स में कैसे स्टोर करके रखते हैं, वो ये तरीका होता है, बड़े बड़े टैंक्स में फिल करके। तो फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स या फिर मेटलिक बिन, या तो पीपे में भर के रखते हैं या फिर जूट बैग्स में भर के रखते हैं या फिर बोरों में भर के रखते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज, या ये जो सिलोज हैं इनमें जो बहुत अगर बड़ी आपकी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर कोई अगर फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ जा रहा है, तो वो ऐसे सिलोज में इनको कलेक्ट करके रखते हैं। फॉर ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम। घरों में क्या करते हैं, नीम की पत्तियाँ डाल के रखते हैं, क्यों, क्योंकि नीम की पत्तियों से कीड़े नहीं होते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं वहाँ पे केमिकल्स यूज़ करते हैं इनको कीड़ों से बचाने के लिए। कीड़ों से हम बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज़ कर लिया। अब आपका इसमें लास्ट टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जैसे कि आपने क्रॉप प्रोडक्शन किया उसी तरीके से आप एनिमल्स को भी अपने यहाँ बढ़ा सकते हो। आप एनिमल्स को भी पैदावार कर सकते हो। कैसे कि आपने एनिमल्स पाल लिए घर में, अब उनके बच्चे होते जाएंगे तो एक तरह से वो एक बहुत बड़ा आपके यहाँ पे प्रोडक्शन होता जाएगा, और उसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। सो दिस इज़ इट, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. In our next class we will do its question answers. Till then,
गुड बाय, हैव अ नाइस डे।